Hello, I'm Anubhav Ghosh, the host of this podcast. I will be joined by my co-host Siddhant Sharma shortly. But before that, I want to tell you that what we are going to talk about in this podcast, right? So first of all, we will be talking about NASA, their space missions, and we will correlate it with our India space mission and how ISRO rised and how we are going to carry out human spaceflight missions called Gaganyaan and our future endeavors when it comes to ISRO. सो स्टे ट्यून्ड थैंक्स। अभी रिसेंटली वो देखा था शुभांशु शुक्ला वाला वो जो मिशन हुआ एक्सियोम 4। यस, मैंने इसको फॉलो किया था उस मिशन को। मैंने हाँ, था काफ़ी उसके बारे में पढ़ा है कि कैसे वो मिशन कैरी आउट किया गया। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत बहुत से लोग इंटरनेट में हुँ, स्पेशली एक्स ट्विटर हुँ, फॉर्मली उसमें और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अरे कब हुआ ये कब प्लान हुआ और लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि ये जो मिशन है गगनयान जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है गगनयान हुँ। प्रोग्राम जो कि हमारा पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसका सीक्वेंस क्या है वो कैसे प्लान किया जा रहा है एक तो वो लोगों को ये नहीं पता और लोग फिर थोड़ा बहुत अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि ये बहुत तुम लोग बार बार डिले क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि उनको पता नहीं है कि अपोलो मिशंस कितनी बार टेस्ट किए गए थे कितनी बार डिले किए गए थे इनफैक्ट जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भी था उसको भी बहुत बार टेस्ट करने के बाद डिले किया गया और था। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। तो बिना एक्सपेरिमेंट्स के, बिना फेलियर्स के हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इससे पहले भी अगर हम 90s में देखें, 80s में देखें, जब इंडिया अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स डेवलप कर रहा था, तो कई बार हमको दिक्कतें स फेस करनी पड़ी थी। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग उसके बाद ही आगे बढ़ सके और आज हम लोग जिस मुकाम पे हैं, वो भी इतने सारे फेलियर झेलने के बाद ही है। तुमको पता है यूएसएसआर इज क्रेडिटेड फॉर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन व्हिच हुँ। इज यूरी गैगरिन फर्स्ट मैन ऑन इन यस, इन स्पेस एंड 1961। yes and Valentina Tereshkova the first woman in space. यस, Okay, जस्ट फ्यू इयर्स आफ्टर दैट। yes. So उसके पहले जो टेस्ट हुए थे उसमें बहुत लोग और यूएसएसआर थोड़ा और रूथलेस था अपने टेस्ट में। हाँ, वो एक एक्चुअली स्पेस रेस चल रही थी इन द डेकेड्स ऑफ वो स्पेस 1960s। रेस में आ रहा है उसमें वो कैसे स्टार्ट हुआ था है कि वो लोग एक तो बहुत ब्रूटल थे अपने वे में उनके अपने एक्सपेरिमेंट्स में यस, कंपेयर टू नासा। यस। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था उनको उनको था कि वो पहुंच जाए ऊपर हुँ, एंड अगर अगर हम देखें ढंग से जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ यस। तो एक हुआ था ऑपरेशन पेपर क्लिप जिसमें बहुत से जर्मन साइंटिस्ट को जो करने के लिए हुँ, काम करते थे उनको ट्रांसफर किया गया था हुँ, यूएस में हुँ, और समहाउ उनके क्राइम्स जो के हुँ, साथ कल्यूट करके कमिट किए थे हुँ। या फिर अगर आप कल्यूट करते हो तो यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द क्राइम यस, राइट। यस। उसको पार्डन कर दिया गया था बदले में उनको यूएस को सर्व करना था फॉर देयर मिशंस लाइक फॉर देयर एक्सपीडिशंस। यस। अगर आप देखोगे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी हुँ, जिससे रॉकेट साइंस आती है हमारी यस। जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी स्पेशली वो जर्मन्स ने इजाद किया था और उसी और आज बैलिस्टिक देखिए उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स का इतने अलग-अलग जंगों में इस्तेमाल किया जा हाँ रहा है। और ये यूएस के पास ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत आई थी। हुँ, मेजरली यस। मेजरली ये टेक्नोलॉजी उनको ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत आई थी और समहाउ ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पेपर ऑपरेशन पेपर क्लिप की वजह से हुआ था समहाउ वो उनके अगले बाद में जो रॉकेट्स उन्होंने डेवलप किए जो अपोलो मिशन के लिए जो सैटर्न V रॉकेट यूज हुआ यस, इन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ग्रो की वो समहाउ ऑपरेशन पेपर क्लिप की वजह से ही हुआ। तो एक तरीके से जर्मन्स का जो नो हाउ था वो अमेरिकन को ट्रांसफर हुआ और उनका स्पेस मिशन एक तरीके से उसी वजह से इजाद हुआ। यस। एक तरीके से ये जो साइंटिस्ट है उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड नासा है। आपको आपको अपोलो 11 के बारे में क्या क्या पता है? मुझे अपोलो 11 के बारे में ये पता है कि सबसे पहले तो 1960s के दौर में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो एक स्पेस रेस चल रही थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर की। पहले हम अर्थ के बाहर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद फिर ये मिशन ग्रेजुअली मून तक पहुंच गया। और फिर 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने कदम रखा मून पे। और ये एक बहुत हिस्टोरिक मिशन था। बट पैरेलली उसी वक्त इंडिया में इसरो एस्टेब्लिश हुआ था। इसके पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। तो उसी को सक्सीड करके इसरो फॉर्म किया गया और वहीं से इंडिया की भी कहीं ना कहीं जर्नी शुरू हुई। और यूएस का वो ट्रांजिशनल फेज था क्योंकि पहले यूएसएसआर आगे चल रहा था इन द स्पेस रेस, क्योंकि यूरी गैगरिन सबसे पहले गए थे
अर्थ के बाहर। उसके बाद फिर ये 1969 में मिशन में यूएस मून पे पहले पहुंच गया। तो स्पेस रेस में इनिशियली यूएसएसआर पहले आगे था, बट बाद में यूएस ने थोड़ा टेक ओवर कर लिया था स्पेस रेस के मामले में। और एक तरीके से हम कंक्लूजन में आ रहे थे कि इवन दो ये जो मिशंस थे इनका बहुत फॉल आउट था। हाँ लाइक अभी मैं एक थोड़ा सा हट रहा हूँ थोड़ा सा नैरेटिव से, बट यू नो हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो बहुत से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके ओरिजिन स्पेस में है। जैसे कि जैसे आपके हम गूगल मैप्स ही जो यूज करते हैं, वो भी अगर सैटेलाइट्स नहीं रहे तो उसके बिना कैसे पॉसिबल हाँ, रहेगा? आज के रोज के काम, हम लोग कोई जगह ढूंढनी होती है, कुछ भी करना होता ये है। जो हम फास्ट ई कॉमर्स यूज यस, करते हैं, कैब वगैरह यूज करते हैं, जिससे हम आज कॉल इधर आए। सबसे पहला, हाँ, अगर हम लोग यहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे कैब्स के थ्रू, अगर सैटेलाइट्स नहीं रहेंगे, स्पेस मिशंस नहीं होंगे, हाँ, तो लोग इसकी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं समझते नहीं है। उनको एक्चुअली यही लगता है कि बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर हम स्पेस पे कर रहे हो गरीबों पे करना चाहिए था, बट ये जो रोज के काम है ये भी इसके बिना पॉसिबल नहीं हो सकते। वही मैं बोलने वाला था कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक प्रोडक्ट, जैसे कि एक प्रोडक्ट ले लो आप, पैम्पर्स, हगीज, यस। राइट, डाइपर्स, सॉरी। तो जो डाइपर्स होते हैं वो ओरिजिनली अलग फॉर्म में एस्ट्रोनॉट्स एक सम काइंड ऑफ पैड पहनते थे, ताकि वो अगर स्पेस वॉक कर रहे हैं और मान लो उनको डेफेकेट करना हो, ठीक है, पर वो ऐसे वापस तो अंदर जाएंगे नहीं ना, वो दिक्कत हो जाता है, तो वो उस सूट में ही डेफेकेट कर सकते हैं उस पैंट्स के थ्रू। इस चीज को बाद में कमर्शलाइज कर दिया गया और वी गॉट डाइपर्स। यस। और भी बहुत एग्जांपल्स है ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में। एमआरआई मशीन भी स्पेस टेक्नोलॉजी से आती है। एंड अगर आप इफ यू रिसर्च कम्प्लीटली, एमआरआई मशीन भी स्पेस टेक्नोलॉजी, जो रेडियो टेक्नोलॉजी होती है, उससे आती है। और मतलब इतनी सारी चीजें हैं, यू कैन डू योर ओन रिसर्च इफ यू वांट टू, तो इतनी सारी चीजें हैं जो नहीं, कि एंड मैं भी इंटरप्ट एक चीज के लिए करना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अगर मिलिट्री स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी देखें, तो अगर कोई भी जैसे ऑपरेशंस कैरी आउट हो रहे हैं, या फिर आप साइक्लोन का ही देख लो, साइक्लोन का प्रेडिक्शन कैसे होता है? हम इतना देखते हैं कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे साइक्लोन हिट कर रहा है, वेस्ट कोस्ट पे कर रहा है, ये हमको कैसे पता चलता है? थ्रू सैटेलाइट्स पता चलता है। कुछ भी अगर मिलिट्री मूवमेंट हो रही होती है तो वो हमको कैसे पता चलता है? तो हम लोग कंप्लीटली स्पेस मिशंस को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनको कैरी आउट ही नहीं करना चाहिए। और पहली बात तो हमारा एक्सपेंडिचर पहले ही बहुत कम है स्पेस मिशंस पे, 0.04% है बस, आउट ऑफ द होल ट्रू, बजट। तो उसके बाद भी हम अगर ये सवाल कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं मेरे समझ में नहीं आती ये चीज़ फिर। ट्रू। जो उनका जो प्राइमरी मिशन था नासा का स्पेस में, जब वो अपोलो मिशंस कर रहे थे, तब उनका उस टाइम पीरियड में 4% हुआ करता था बजट, और यूएस फेडरल का आप बजट। कहीं ना कहीं बजट देखो तो इट इज मेनी टाइम्स बिगर देन इंडिया, हाँ, तो वही एक इनफैक्ट सैड, चाइना का भी। हाँ वही एक लाइक सैड रियलिटी है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है ऐसे मिशंस में फंडिंग को। यस। क्योंकि सिंपलिस्टिक जो नैरेटिव होते ज़्यादा बिकता है अभी, क्योंकि अभी हम बोले कि इतना कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइन है, अगर आप तुम ध्यान से देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन है कि हम इतना कुछ साइंटिफिक एक्सपेडिशंस करते हैं, यस। उससे हम अलग अलग टाइप की फॉल आउट्स कंक्लूजन्स पे आते हैं, उससे जो डेटा आता है उसको हम अलग दूसरे वेरिएशंस दूसरे फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, और जब हम दूसरे फील्ड्स में यूज़ करते हैं तो उससे हम सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और अलग 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 ऑब्जेक्ट्स का इजाद करते हैं, यस। जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेटर करती है, यस। राइट। अब जैसे कि अगर सैटेलाइट नहीं होते, गूगल मैप्स आप गूगल हटा मैप्स दो, तो होते ही नहीं, और आप सिमिलरली साइक्लोन प्रेडिक्शन हटा दो, मिलिट्री एंड अदर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के सब चीजें हटा दो। जैसे कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, हाँ, आंध्र प्रदेश में वो लोग सैटेलाइट इमेजरी यूज करते हैं टू मार्क दी लैंड्स ऑफ वेरियस फैमिलीज, ताकि लैंड डिस्प्यूट ना हो, यस। राइट। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंड डिस्प्यूट इंडिया में, ठीक है, कत्लेआम हो जाते हैं इस चीज पे, लोग यस। फैमिली एक दूसरे को मार देते हैं, इस चीज को एक सिंपल चीज से, एक सिंपल जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ सैटेलाइट। टेक्नोलॉजी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्रिटिसिज्म क्यों आता है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद क्या, क्यों वो लोग इस स्पेस रेस में आए, यूएस और अमेरिका। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कहीं ना कहीं, एक तो पहली बात तो कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस, और हर चीज को लेके थी ये कोल्ड वॉर, नैरेटिव वॉर को लेके। इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स यूएस ने डेवलप किए तो कुछ साल बाद यूएसएसआर ने भी डेवलप कर लिए। फिर स्पेस मिशंस पे अगर यूएसएसआर ने आगे
बढ़ोतरी करना शुरू की तो यूएस को भी लगा कि नहीं, वी कैन नॉट फॉल बिहाइंड, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने मिशन आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। और इसको देखते देखते बाकी देश पे भी इसका प्रभाव पड़ा, जैसे कि इंडिया को भी लगा कि हाँ, हम लोग पीछे नहीं हो सकते हैं, बिकॉज चाइना भी उस फील्ड में एंटर कर रहा था। और आज भी कहीं ना कहीं हमको स्पेस मिशन इसीलिए भी करने पड़ते हैं क्योंकि चाइना अगर आगे हो गया तो वी मे लूज आउट ऑन द स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और वही पे हम आते हैं, राइट। बहुत लोग ये, इवन दो ये अलाउड नहीं है, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस अलाउड नहीं है, हाँ आर्टेमिस रिकॉर्ड में भी नहीं है। हाँ। जो अभी हमने साइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड्स, और वैसे भी इंटरनेशनल लॉ में आप स्पेस को मिलिटराइज नहीं यस, कर आई हैव सकते हर्ड हो। ऑफ। बट हैव यू हर्ड ऑफ दिस? हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है इनसैट बोल के। यस, मैंने इसका नाम वो सुना है। अर्थ से ही निशाना लगा के किसी भी सैटेलाइट को गिरा सकते हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि स्पेस मिलिटराइज हो सकता है। यस, तो और हम आई देख भी रहे हैं, वी कैन ऑब्जर्व इट। हम लोग और इतने सारे जंग देख रहे हैं अभी, इतने फॉलो कर रहे हैं न्यूज़, तो उसमें साफ दिख रहा है सब। और अगर सैटेलाइट्स मिलिट्री यूज करती है तो वो इनडायरेक्ट मिलिटराइजेशन ही हो गया, यस, इट इज। राइट। और वी कैन नॉट अवॉइड दिस, वी कैन नेवर अवॉइड दिस। हाँ। एंड इन ऑर्डर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस at forefront, we need to do this now. यस। We cannot stay behind in this manner. So yeah, let's start with ISRO. Like how did we come at this point? No, going to moon, Mars. How did ISRO come to this point? सबसे पहले तो वी हैव टू बिगिन विद द 1960s, क्योंकि पहला फेज वहीं से शुरू हुआ, इनको स्पार फॉर्म हुआ, जैसे कि मैंने बोला। वी शुड गिव क्रेडिट टू डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप करना शुरू कर गया। उसके साथ साथ आप जानते हैं यूरी गैगरिन वाला मिशन भी चल रहा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला भी, अपोलो 11 का मिशन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी लग रहा था कि वी कैन नॉट लैग बिहाइंड इन दीज मिशंस। तो उसी वक्त जब अपोलो 11 का मिशन चल रहा था, साइड बाय साइड ऑन 15 अगस्त 1969 इसरो का फॉर्मेशन हुआ। 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट को भेजा गया थ्रू द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। फिर 1980 से हमको पता चला कि नहीं, हमको खुद के भी लॉन्चिंग व्हीकल्स डेवलप अप करने पड़ेंगे, नहीं तो अगर हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो इट में लीड टू फॉल आउट्स। तो 1980s एंड 90s से हमने अपने सैटेलाइट व्हीकल्स डेवलप करना शुरू किया, एसएलवीज, पीएसएलवीज। ग्रेजुअली हम लोग और उसके स्केल को बढ़ाते गए। बीच में फेलियर्स भी काफ़ी झेलने पड़े, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट पीएसएलवीज, हम लोग को 2-3 बार फेलियर्स झेलने पड़े। बट यस, failures and डॉक्टर experiments एपीजे are the art of science. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पे एक जोक भी किया था कि बे ऑफ बंगाल पे गिर गया। Yes. बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम कितना आगे गए, राइट? वी हैड टू डिच द बैकग्राउंड बिकॉज जो हमारे इक्विपमेंट्स थे वो गर्म हो गए थे एंड स्टार्टेड टू हीट अप एंड द वीडियो वाज लैगिंग, राइट। सो हमें एपीजे अब्दुल कलाम का वो जोक रिपीट कर रहा था, राइट। एंड आई वांट टू आस्क यू कि हम कैसे इस पॉइंट पे आए, लाइक इसरो इस मुकाम पे कैसे आया? अगर इसका हमको समझना है तो सबसे पहले तो हमको 2000 डेकेड्स को पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो इन 2008 वी लॉन्च द चंद्रयान 1 मिशन। उसके बाद फिर मंगलयान मिशन भी लॉन्च किया गया था इन 2013-14। तो एक लैंडमार्क मिशन था, क्योंकि पहली अटेम्प्ट में ही हम मार्स पहुंच गए थे, जो बड़े बड़े देश हैं उनकी एजेंसीज नहीं कर सकी थी। उसके बाद फिर इन 2017 हमने 104 सैटेलाइट्स के आसपास भी लॉन्च किया था यूजिंग द पीएसएलवी। उसके बाद 2019 में एक माइनर सेटबैक आया, बट उसको हम लोग रेक्टिफाई करके फिर चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेस बना सकते हैं। करेक्ट। सो एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि जब लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ उसके बाद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स आई थिंक इसरो के तहत बढ़ा, और इससे मार्केट भी इंक्रीज हुआ, लोगों को जॉब्स भी मिली। यस। बहुत एस्पायरिंग यूथ जो कि इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको चांस मिला, और चांस मिलेगा, क्योंकि ये जो मार्केट है इट्स ऑलरेडी वर्थ बिलियंस और ये ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप दैट और इसरो इज मार्केट एंजॉयिंग शेयर नाउ। बढ़ते भी जा रहा है इंडियन स्पेस यस, सेक्टर का इन द वर्ल्ड। yes, and we have already discussed कि ये हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यस। बिकॉज मिलिटराइजेशन ऑफ द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। यस। जो मैंने इनसैट सैटेलाइट, यस। इनसैट टेक्नोलॉजी की बात की, जो कि यहाँ से ही एक सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है, यस। जो इनसैट, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है इनसैट। और फिर मिलिट्री मिलिट्री यूज करती है सैटेलाइट इमेजरी को यस। टू ट्रैक डाउन टारगेट्स, टू टेक देम आउट, टू टेक आउट टेररिस्ट हाइडआउट्स।
to see their साइक्लोन्स activity. प्रेडिक्शन में भी कितना Yeah, काम yeah, आता है। हमने very, देखा very है कि true. कितनी बार उड़ीसा या ईस्टर्न कोस्ट या वेस्ट कोस्ट में इतने सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो ये कैसे पता चला? ये हमको थ्रू सैटेलाइट्स पता चला कि इतने सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं वेस्ट एंड ईस्ट और कोस्ट। आई थिंक लोगों को इस बात पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए इसरो को कि वो लोग क्यों गगनयान को ऑलरेडी डिले। हमारे एक्सपेंडिचर बहुत कम है, हाँ, 0.04%। एक तो हमको एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए और हमको उनको टाइम देना चाहिए कि वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करे। वो यस जो बेस्ट एफिशिएंसी के साथ जो बेस्ट टेक्नोलॉजी जो बेस्ट असेंबली कर सकते हैं उसको करे और वो सक्सीड हो इस चीज में। यस तो इंस्टेड ऑफ प्रेशरिंग देम टू डू इट फास्ट, वी शुड विश दैट दे डू इट इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। क्योंकि सेफ्टी भी काफी जरूरी है और सक्सेस रेट भी उतनी ही जरूरी है एट दिस Yes, टाइम। and after this mission, after this mission is like conceptualized, we get success in it. इसके बाद हमारा 2035 तक हम लोग स्पेस स्टेशन बनाएंगे। उसका नाम क्या था? आई थिंक उसका भारतीय अंतरिक्ष ज्ञान। यस तो और उसके बाद आई डोंट प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि हम लोग 2040 तक मून पे जाना चाहते हैं, राइट? यस मून पे हम एक इंसान भेजेंगे। यस और अगर हम देखें, क्योंकि हमारा एक कंपटीटर भी है आर्टेमिस, जो प्रोग्राम चल रहा है अमेरिका का, जिसमें वो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे जाएंगे, क्योंकि वो भी गगनयान को ही, जैसे हम गगनयान को इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले एक अनमैन्ड मिशन भेज रहे हैं, फिर एक रोबोट को भेजेंगे, व्योम, आई थिंक उसका नाम है व्योम मित्र। यस और वो ऐसा कंट्रोल पार्शियली कंट्रोल करके उस स्पेस क्राफ्ट को ऊपर उड़ाएगी। उसके बाद हम मैंड मिशन भेजेंगे। तो यस इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम कर रहे हैं। सिमिलरली आर्टेमिस प्रोग्राम भी इंस्टॉलमेंट्स में, वो पहले लैंडर को भेजेंगे उधर, पूरा जितना भी इक्विपमेंट्स होंगे उसको पहले लॉन्च करके मून में भेजेंगे। फिर एस्ट्रोनॉट्स एक मिशन लेंगे आर्टेमिस 2 में, जब वो बस मून के इर्द गिर्द घूमेंगे, वापस आएंगे। यस फिर आर्टेमिस 3 में वो लोग मून पे लैंड करेंगे। जो वहां पे वो लोग फाइंड करेंगे, जो वो काम करेंगे, वो एक तरीके से एक फाउंडेशन बनेगा टू मेक अ बेस इन मून फॉर फर्दर एक्सपीडिशन इन स्पेस। उसका रीजन क्या है? अब देखना, आर्टेमिस जो अपने मिशन करवेगा वो सारे साउथ पोल पे करेगा। चंद्रयान 3 कहाँ पे हुआ था? साउथ पोल साउथ पे। पोल में हुआ उसका रीजन है साउथ पोल पे। साउथ पोल पे होता क्या है कि जो सूरज की रोशनी है वो शिमर करती है होराइजन पे, ज्यादा आती नहीं है। तो जो क्रेटर्स के अंदर जो बर्फ जम जाती है, वो बर्फ एज इट इज रहती है पानी के साथ। और उसकी वजह से क्या होता है कि उस पानी को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। क्या यस होता है कि अगर हम उस पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं और वापस उसको अलग करने के बाद उसको उसको जो फ्यूजन होता है उसको अगर हम यूज कर सकते हैं, तो एक फ्यूल की तरह काम करती है। यस और उसका जो एग्जॉस्ट है वो भी पानी ही होता है। तो इट्स लाइक अ विन एंड विन सिचुएशन। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इन द एंड आप व्यूअर्स से यहाँ पे क्या कंक्लूड करना चाहेंगे रिगार्डिंग स्पेस मिशंस? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? See, any scientific expedition are always useful for us, right? And it shouldn't be criticized, but it should be celebrated in our country. और कहीं ना कहीं मैं भी ये चीज बोल के एंड करूंगा कि फेलियर्स एक्सपेरिमेंट साइंस का पार्ट है। सो ऑब्वियसली हम लोग को ये चीज को रिस्पेक्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर फेलियर्स के बाद एक सक्सेस आता है। हर एक चंद्रयान 2 मिशन के बाद एक चंद्रयान 3 मिशन भी आता है। Thanks for staying with us till now. आपको, हम आशा करते हैं आपको हमारी जो बातचीत थी आपको पसंद आई होगी। और लाइक आप क्या कहना चाहते हो? सो क्लोजिंग लाइन। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। शुक्रिया, थैंक यू।